अगर देखो आपके सामने दो प्रिंसिपल्स हैं, एक तरफ है रूल ऑफ लॉ और दूसरी तरफ मोरल ऑब्लिगेशन, और दोनों में से किसी एक को आपको चूज करना है, तो आप दोनों में से किसको तवज्जो दोगे, रूल ऑफ लॉ को या दूसरी तरफ मोरल ऑब्लिगेशन को? ऐसा ही मामला सामने आया। दिल्ली से झांसी ट्रेन जा रही थी, ट्रेन में वाइस चांसलर मौजूद थे, उनको हार्ट अटैक आया। स्टूडेंट्स ने देखा कि वाइस चांसलर को एकदम से हार्ट अटैक आया है। बीच में आता है ग्वालियर झांसी से पहले। ग्वालियर में वाइस चांसलर को उतार लिया स्टूडेंट्स ने, वहां पे उनको कोई साधन नहीं मिला एकदम से हॉस्पिटल ले जाने के लिए, तो वहां पे कार खड़ी थी। कार ड्राइवर से थोड़ा फोर्सफुली कहा स्टूडेंट्स ने कि जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ, नहीं तो इनकी जान चली जाएगी, और जल्दी से उस कार में बिठा के हॉस्पिटल ले गए वाइस चांसलर को। लेकिन अफसोसजनक वाइस चांसलर की जान नहीं बच पाई, हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। लेकिन बाद में पता लगा कि फोर्सफुली जिस पर्सन की कार को स्टूडेंट्स लेकर गए थे ना हॉस्पिटल में, वो हाईकोर्ट के जज की कार है। तो इसके बाद हाईकोर्ट के जज ने पुलिस से शिकायत की, पुलिस ने उन दोनों स्टूडेंट्स के खिलाफ केस दर्ज करके उनको गिरफ्तार कर लिया। तो जबरदस्त एथिकल डायलेमा। एक तरफ स्टूडेंट्स ने अपनी मोरल ऑब्लिगेशन फुलफिल की, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी को अनऑथराइज्ड ढंग से यूज किया, यानी रूल ऑफ लॉ को तोड़ा। इस वजह से उनके खिलाफ एक्शन हुआ, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन देखो, मेरा तो स्टैंड ये है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, दोनों प्रिंसिपल्स में ना फिलहाल मोरल ऑब्लिगेशन को ज्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए थी। पुलिस ने इतना जल्दी एक्शन लिया, पुलिस को एक बार एंगेज करना चाहिए था स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स के साथ में देखना चाहिए था पूरा केस है क्या एक्शन लेने से पहले। क्योंकि इवन कानून भी कई सारे केसेस में गुड फेथ में अगर काम किया गया है तो कानून भी एक्सेप्शन देता है। ऐसे तो कल को कोई किसी की मदद नहीं करेगा, गुड स्मारिटन सामने नहीं आएंगे, एक्सीडेंट हो गया, किसी की जान खतरे में है, कोई मदद नहीं करेगा जिस प्रकार से पुलिस ने एक्शन लिया है। तो कानून को ना, यानी पुलिस को सोच समझ के एक्शन लेना चाहिए था। तो अभी इस मुद्दे पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है स्टूडेंट्स के द्वारा कि गुड फेथ में मिस्टेक की गई है, ये बोनाफाइड मिस्टेक है, मलाफाइड मिस्टेक नहीं है, मकसद किसी की जान बचाना था। आप बताइए आपकी क्या ओपिनियन है इस इशू के ऊपर, आप किसको तवज्जो देंगे, रूल ऑफ लॉ को या फिर मोरल ऑब्लिगेशंस को? चलिए डिस्कशन स्टार्ट करें। डेट तो आज की 15 दिसंबर है। आज अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस से संबंधित आर्टिकल है, बिहार मांग कर रहा है कि हमें स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस मिलना चाहिए। उसके बाद एक आर्टिकल लैंड डिजिटाइजेशन से संबंधित है, और सबसे लास्ट में जो आर्टिकल है वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से संबंधित है, किस प्रकार से इजराइल पैलेस्टीन के इशू पर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, बिहार के द्वारा काफी समय से मांग की जा रही है कि बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाए। देखो, हाल ही में ईस्टर्न जोन काउंसिल की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी पटना में। वहां पर होम मिनिस्टर अमित शाह के सामने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह मांग की, और कुछ समय पहले बिहार कैबिनेट ने एक रेजोल्यूशन पास करके मांग की थी कि बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाए। पहले हम बात करते हैं ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होता क्या है, उसके बाद ये बात करेंगे कि बिहार क्यों दावेदार है। देखो, ये जो कंसेप्ट है ना, किसी भी राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देना, ये कंसेप्ट इमर्ज होकर आया था 1969 में, 1969 में, फिफ्थ फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस के आधार पर। उस समय फाइनेंस कमीशन ने यह सोचा था कि यार हमारे देश में ना कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां पे पहाड़ बहुत हैं, माउंटेन्स हैं, हिली स्टेट्स हैं, बहुत दूर दराज के एरियाज में है, बॉर्डर स्टेट्स हैं। वहां पे ना पहाड़ों की वजह से और बहुत दूर हैं, बॉर्डर स्टेट्स हैं, तो अच्छे से डेवलपमेंट नहीं आ पा रहा है, पॉपुलेशन भी काफी ट्राइबल है। तो क्यों ना उनको कुछ स्पेशल बेनिफिट दिया जाए। अभी मैं बताऊंगा स्पेशल बेनिफिट, पहले आप कहानी सुनिए क्या क्या स्पेशल बेनिफिट दिए जाते हैं। तो ना ये इस सोच के साथ फाइनेंस कमीशन ये कंसेप्ट लेके आया था स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। भी कुछ राज्य जो काफी पिछड़े हुए हैं, हिली स्टेट्स हैं, बॉर्डर स्टेट्स हैं, उनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाए और इससे उनको फायदा पहुंचाया जाए। तो ये क्राइटेरियाज रखे गए थे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने के लिए। हिली एंड डिफिकल्ट टेरेन होना जरूरी है, लो पॉपुलेशन डेंसिटी होना जरूरी है, या फिर सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशन, इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ में स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा पुअर है, इकोनॉमी उस राज्य की डेवलप नहीं हुई है, और रेवेन्यू के साधन बहुत ज्यादा कम है,
स्टेट का खर्चा अच्छे से चल सके, इसके लिए रेवेन्यू कमाने के साधन बहुत कम हैं। तो ये क्राइटेरिया फाइनेंस कमीशन ने रखे थे। अगर कोई राज्य इन क्राइटेरियाज को फुलफिल करता है तो उसे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जा सकता है। अब आप पूछोगे सर ये तो बताओ फायदे क्या दिए जाते हैं सेंटर के द्वारा इन स्टेट्स को, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वालों को। तो ये सारे फायदे दिए जाते हैं। सेंटर जो पैसा डिवाइड करता है ना स्टेट्स के बीच में, 30% टोटल असिस्टेंस जाती है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले स्टेट्स को। यह डिसाइड हुआ था गदगिल मुखर्जी फॉर्मूला में। हालांकि देखो ये चीज अब उतनी रेलेवेंट नहीं है क्योंकि प्लानिंग कमीशन तो अब खत्म कर दिया गया है, नीति आयोग आ गया था 2015 में। अब तो देखो जो व्यवस्था लागू है, जो 15 फाइनेंस कमीशन ने रेकमेंड किया था, सेंटर जो स्टेट्स को पैसा देगा 41% स्टेट्स को दे देगा, बाकी 59% खुद रखेगा। अब यह व्यवस्था लागू है तो जो फायदे मिलते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले स्टेट्स को, उनमें यह वाला फायदा उतना रेलेवेंट आज के समय नहीं है। लेकिन और बहुत सारे फायदे मिलते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वालों को, सिर्फ एक फायदे की बात नहीं है। दूसरा फायदा देखिए, देखो बहुत सारी ना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं, जैसे पीएम किसान स्कीम है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। अब इन स्कीम्स के लिए ना सेंट्रल गवर्नमेंट जो पैसा देती है स्टेट्स को, देखो जो जनरल स्टेट्स है ना, फॉर एग्जांपल पंजाब हरियाणा है, जिनको स्पेशल स्टेटस नहीं मिला हुआ, इन स्कीम्स की इंप्लीमेंटेशन के लिए पैसा इस प्रकार से शेयर होता है, या तो 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 40% स्टेट गवर्नमेंट देती है, या फिर 80-20 का रेशो रहता है, 80% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 20% स्टेट गवर्नमेंट देती है। लेकिन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले स्टेट्स के लिए सिचुएशन अलग होती है। वहां अगर इन स्कीम्स को यानी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को इंप्लीमेंट करना है ना, तो 90% पैसा सेंटर अपनी जेब से देती है और सिर्फ 10% पैसा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले स्टेट्स को अपनी जेब से देना होता है। तो यह फायदा है। नेक्स्ट फायदा देखिए, इंसेंटिव्स फॉर इन्वेस्टमेंट। चूंकि देखो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले स्टेट्स पिछड़े हुए होते हैं, तो काफी रियायत दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इन स्टेट्स को कि आपके यहां पे जो फैक्ट्रीज लगेंगी उनको एक्साइज टैक्स कम देना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी कम देनी पड़ेगी, इनकम टैक्स कम देना पड़ेगा, कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम होती है। ये जानबूझ के कम किया जाता है ताकि ज्यादा लोग इन स्टेट्स में इन्वेस्ट करें, यहां पे डेवलपमेंट आए, यहां पे स्टेट्स को रेवेन्यू के सोर्स मिले। नेक्स्ट, डेट मैनेजमेंट प्रिविलेजेस। अब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले स्टेट्स है ना, उनको ये बेनिफिट दिया जाता है, फॉर एग्जांपल डेट स्वैपिंग का, डेट स्वैपिंग, डेट रिस्ट्रक्चरिंग। इसमें ये होता है आपके ऊपर इतना डेट है, आप नहीं दे पा रहे हो, चलो इसे रिस्ट्रक्चर कर देते हैं, चलो इसका टाइम पीरियड थोड़ा बढ़ा देते हैं, चलो थोड़ा इंटरेस्ट माफ कर देते हैं, इंटरेस्ट कम कर देते हैं। इस प्रकार की चीजें होती हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले स्टेट्स के साथ में। नेक्स्ट है कैरी फॉरवर्ड प्रोविजन फॉर अनस्पेंट फंड्स। मान लीजिए सेंटर ने स्टेट्स को फंड दिया, मतलब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले जो स्टेट्स हैं उनको फंड दिया एक साल में 1000 करोड़, वो राज्य खर्च कर पाया सिर्फ 700 करोड़, तो इनके पास छूट होती है, जो ये स्पेंड नहीं कर पाए ना 300 करोड़, उसे ये कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, अगले साल जाके खर्च कर सकते हैं। लेकिन बाकी स्टेट्स के साथ में ये लिबर्टी नहीं होती। अगर वो नहीं कर पाए एक साल में, सेंटर ने दिया था, तो उनका फंड लैप्स कर जाता है, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते। तो ये सारे फायदे हैं। अब आप पूछोगे सर फायदे तो समझ में आ गए, पहले ये तो बताओ कि कौन कौन से राज्यों को अभी तक मिला है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। ये तो देखो आप बता दोगे क्योंकि आपको क्राइटेरियाज पता है, क्राइटेरियाज के आधार पे आप बता दोगे कौन कौन से राज्यों को हमारे देश में मिल सकता है और कौन कौन से राज्यों को नहीं मिल सकता। तो ये देखो, जम्मू एंड कश्मीर, असम, नागालैंड, ये फर्स्ट 3 स्टेट्स थे जिनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिला 1969 में। उसके बाद 11 स्टेट्स को मिल चुका है अभी तक, असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड, तेलंगाना। अब अगर आप ध्यान से डिस्कशन सुन रहे हो तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि सर बाकी सारे स्टेट्स तो ठीक है, तेलंगाना को क्यों मिला? देखो, तेलंगाना राज्य बना था 2014 में, पिछड़ा हुआ राज्य था, नया राज्य था, सरकार चाहती थी इन्वेस्टमेंट आए, तो इन सब चीजों को देखते हुए तेलंगाना को स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस दिया गया था। तो तेलंगाना
आप देखोगे ना तो बाकी सारे स्टेट्स की तरह क्राइटेरियाज पर उस प्रकार से खरा नहीं उतरता है। हिली स्टेट होना चाहिए और बॉर्डर स्टेट होना चाहिए, इंटरनेशनल बॉर्डर लगता, लेकिन फिर भी तेलंगाना को दिया गया एक एक्सेप्शन की तरह। तो बिहार भी एक्सेप्शन मांग रहा है, बिहार कह रहा है कि हमें भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे दो। बिहार ये कहता है कि हमारी पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम है, 49,470, जो कि महाराष्ट्र की 2,15,000, गुजरात की 2,50,000। बाकी सारे क्राइटेरियाज को बिहार फुलफिल करता है, लेकिन हिली टेरेन नहीं है, ज्योग्राफिकली डिफिकल्ट एरियाज नहीं है। बट बिहार की मांग ये है कि हमारे यहाँ पे ना डिजास्टर बहुत आते हैं। नॉर्थन रीजन जो है बिहार का, वहाँ पे बहुत सारे फ्लड्स आती हैं और साउदर्न पार्ट में बहुत सारे ड्रोट्स आते हैं, लगातार आते रहते हैं, जिसकी वजह से बिहार को बहुत नुकसान पहुँचता है। गरीबी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बैकवर्डनेस बहुत ज़्यादा है। तो स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस दिया जाए बिहार को। अब देखो चैलेंजेस हैं कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के साथ में। अगर देखो बिहार की तरह बाकी राज्य भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मांगने लगे तो सेंटर के ऊपर काफ़ी फिस्कल इंप्लीकेशन आ जाएगा, क्योंकि बहुत फाइनेंशियल कमिटमेंट्स पूरी करनी पड़ती हैं। और दूसरा चीज़ ये भी है, एक स्टेट को देंगे तो बाकी स्टेट भी मांगने पड़ेंगे, बाकी स्टेट भी मांगेंगे तो किस किस को देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, जो क्राइटेरिया है ना अभी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने का, उस क्राइटेरिया पर सहमति नहीं है सभी स्टेट्स की। मतलब एक बार आपने किसी राज्य को एक्सेप्शन दिया ना, बाकी लोग बोलेंगे हम भी इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, हमें भी दो। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट देना जरूरी है स्टेट्स को। बाकी राज्यों को यह लगेगा कि हमारे साथ गलत ट्रीटमेंट हो रहा है, सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट, इंक्रीज एलोकेशन, ये वो वाला पॉइंट है। 15 फाइनेंस कमीशन के बाद तो अब स्टेट्स का शेयर जो है वो 41% है। तो फायदा तो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का, लेकिन उतना भी नहीं है जितना पहले हुआ करता था। नेक्स्ट पॉइंट, इवन देखो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले पिछड़ गए, हरियाणा, पंजाब, इनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं मिला हुआ है, ये आगे निकल गए। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ये काफी पीछे रह गए डेवलपमेंट के मामले में। वे फॉरवर्ड क्या है? सबसे पहले तो आप क्राइटेरिया पे सहमति बनाओ, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने के लिए। यह क्राइटेरिया जो है वो बहुत पुराना है, 1969 का है। क्राइटेरिया को आप चेंज कर सकते हो समय के अनुसार। नेक्स्ट, इकोनॉमिक पॉलिसी इंटीग्रेशन। देखो स्पेशल कैटेगरी का बेनिफिट मिलना किसी भी राज्य की इकोनॉमी को स्टिमुलस तो प्रोवाइड करता है, बूस्ट तो देता है, लेकिन अंत में मैटर क्या करती हैं उस राज्य की पॉलिसीज। इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी हैं उस राज्य की, यह फैक्टर मेजर रोल प्ले करता है कि उस राज्य में डेवलपमेंट आएगा या नहीं आएगा। कुछ राज्यों की इकोनॉमिक पॉलिसीज अच्छी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, देखो स्टेट्स को ना अपनी इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। हर एक राज्य का ना किसी मामले में तो स्ट्रेंथ है, मजबूती है, तो राज्यों को ना अपनी स्ट्रेंथ पहचान के वहां पे ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। सेल्फ रिलायंट बनने की ज्यादा कोशिश करनी चाहिए, बजाय कि सेंटर की मदद पे पूरी तरह से डिपेंड हो जाना। लास्ट में रघुराम राजन कमेटी 2013 में गठित की गई थी इस मुद्दे पे। तो इन्होंने ना ये सजेस्ट किया था कि अगर आपको स्टेट्स को मदद देनी है ना कुछ पिछड़े हुए राज्यों को, तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने के बजाय एक और इंडेक्स अपनाओ, मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स। सिर्फ पर कैपिटा इनकम मत देखो। पर कैपिटा इनकम के आधार पे आप किसी राज्य की मदद कर दोगे ना, तो उस राज्य के पास मोटिवेशन ही नहीं होगा अपने को इंप्रूव करने का। तो आप मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स देखो, बहुत सारी चीजें देखो, उस स्टेट में हेल्थ का क्या लेवल है, एजुकेशन का क्या लेवल है, पीने के पानी की क्या व्यवस्था है। फिर उसके बाद ये देखो कि किसने कितना अच्छा काम किया है, और काम के हिसाब से फिर आप मदद दो। इससे क्या होगा, मोटिवेशन होगा विभिन्न राज्यों के पास में कि हाँ अच्छा काम करना है, अच्छा काम किया तो सेंटर हमें और फंड देगा। तो ऐसी चीज अपनाने की आवश्यकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया स्पेशल कैटेगरी स्टेटस से संबंधित। आपकी क्या राय है, बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल लाइव मीट का लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटाइजेशन से संबंधित है। देखो 2001 में ना एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था, गति शक्ति। गति शक्ति क्या है? देखो हमारा देश ना तेजी से ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है, कनेक्टिविटी बहुत जबरदस्त हो रही है धीरे धीरे। तो ना विभिन्न डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज के बीच में ना कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है।
जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रेलवे डिपार्टमेंट, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट और जो इनलैंड वाटरवेज वाला जो डिपार्टमेंट है, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। सारे मिल के काम करें तो ना और भी बेहतर ढंग से कनेक्टिविटी को इंप्लीमेंट किया जा सकता है, कनेक्टिविटी और अच्छी बनाई जा सकती है, रिडंडेंसी को बचाया जा सकता है। पता लगे जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एक हाईवे बनाना है और उसने काम स्टार्ट कर दिया, बाद में रेलवे वाले बोले अरे यहाँ पे तो हमें लाइन भी बिछानी थी, अगर पहले आप बोलते तो हम मिल के काम कर लेते। तो ना ये जो गति शक्ति प्लेटफॉर्म है ना, इसमें ना सारे कनेक्टिविटी वाले डिपार्टमेंट हैं। देखो जैसे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, इसके अलावा रोड ट्रांसपोर्ट वाली मिनिस्ट्री है, सब इस प्लेटफॉर्म पे आके ना पीएम गति शक्ति पे आके अपना अपना ना मास्टर प्लान बताते हैं कि आने वाले समय में ना हमारा ये प्लान है, हम ये हाईवे बनाने वाले हैं। रेलवे वाले बताते हैं कि हम यहां पे लाइन बिछाने वाले हैं। होता इससे ये है कि पता लग जाता है, अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हाईवे बनाना है तो वो देख लेंगे कि रेलवे वाले को अभी प्लान है यहां पे, तो आपस में वो कोऑर्डिनेशन कर लेते हैं कि चलो मिलके बनाते हैं, रिसोर्सेज को बचाएंगे। ये फायदा है इस पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म का। इससे क्या है, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बन जाता है, रिसोर्सेज बहुत सेव हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए ना एक चीज जरूरी है, वो चीज जरूरी है लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटाइज होना। तो सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। 13 मेजर स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिन्होंने ना अपने सारे लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटाइज करके इस प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दिए हैं। अभी कुछ ही राज्य बचे हैं, देखो सिर्फ 6 स्टेट्स और एक यूटी बची है लक्षद्वीप, जिन्होंने अपने लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज नहीं किया है और इस प्लेटफॉर्म पे अपलोड नहीं किया है। एक बार देखो पूरे देश के लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटाइज होकर इस प्लेटफॉर्म पे अपलोड हो जाएंगे तो फिर तो नए नए प्रोजेक्ट चलाना, इंप्लीमेंट करना, लैंड एक्वायर करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ये मैंने आपको ब्रीफ में बैकग्राउंड बताया। अब लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटाइजेशन से संबंधित इशू को हम थोड़ा और डिटेल से देखते हैं। लैंड देखो एक बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य संसाधन है किसी भी देश के लिए, और इंडिया जैसा देश जिसमें 50% आबादी तो खेती में लगी हुई है, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, तो इंडिया में लैंड की इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। पॉपुलेशन भी इंडिया की काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से लैंड रिकॉर्ड को, मतलब कौन सी ज़मीन किसके नाम पे है, कौन से ज़मीन के टुकड़े का मालिकाना हक किसके नाम पे है, ये जो लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम है ना, इसका हमारे देश में मॉडर्न, इंक्लूसिव और ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है। ट्रांसपेरेंट मतलब कोई भी पर्सन देख ले कि ये लैंड का टुकड़ा इसके नाम पे है, ताकि बेवकूफ ना बनाया जा सके। पहले के समय में क्या होता कि बेवकूफ बहुत बना दिया जाता था, ये बोल दिया जाता था कि ये जमीन मेरी है और बेच दिया जाता था जमीन को। वास्तव में पता लगता था कि वो जमीन किसी और की है या फिर सरकार की है। तो लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम को दुरुस्त करना जरूरी है। इसके लिए शुरुआत में 2008 में एक प्रोग्राम आया था, नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, NLRMP। लेकिन 2016 में सरकार ने इसे रिस्ट्रक्चर कर दिया और नया प्रोग्राम बना डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, DILRMP। यह प्रोग्राम अभी चल रहा है लैंड रिकॉर्ड को मॉडर्नाइज करने के लिए। ये एक सेंट्रल स्कीम है और 100% जो फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है। इस प्रोग्राम के लिए DILRMP यानी कि डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। अब शुरुआत में जैसे मैंने आपको बताया, लैंड की इंपॉर्टेंस बताई जाती है, जैसे लाइवलीहुड सोर्स है, लैंड पे लोग रहते हैं, एनिमल्स या फिर पशु पक्षी जो हैं उनको भी लैंड तो चाहिए ही जिंदगी जीने के लिए। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, लैंड पर ही तो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाली एक्टिविटीज़ होंगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए लैंड जरूरी है। बहुत सारा नेचुरल रिसोर्सेज लैंड पर मिलता है, मिनरल्स, वाटर्स, फॉरेस्ट, कल्चरल सिग्निफिकेंस। लैंड को हम हमारी आइडेंटिटी के तौर पे भी देखते हैं, जन्म कहाँ पे हुआ, जन्मभूमि क्या है, और जैसा 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 लैंड होता है वैसा कल्चर भी इवोल्व होता है। जैसे पहाड़ों में अलग तरह का लैंड है, मतलब ज्योग्राफिकल फीचर अलग है तो वहाँ पे कल्चर अलग है, डेजर्ट में कल्चर अलग है। ये तो सिर्फ देखो 3-4 पॉइंट हैं। लैंड की इंपॉर्टेंस में तो आप बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। अब बात करते हैं लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम की आवश्यकता क्यों है। सबसे पहला पॉइंट, ट्रांसपेरेंसी। अगर देखो लैंड रिकॉर्ड्स
डिजिटाइज होंगे तो कहीं से भी लैंड रिकॉर्ड्स को एक्सेस किया जा सकता है। पहले क्या होता था, बहुत ज़्यादा रजिस्टर्स ओपन करने पड़ते थे, रिकॉर्ड्स खोजने पड़ते थे ये पता लगाने के लिए कि वास्तव में ये ज़मीन किसके नाम पे है। लेकिन अगर देखो लैंड रिकॉर्ड्स को आप जोड़ दोगे दूसरे डेटाबेस के साथ, फॉर एग्जांपल आधार के साथ, टैक्स रिकॉर्ड्स के साथ, तो फिर लैंड रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना बहुत आसान आ जाएगा। एक क्लिक पे आप पता लगा सकते हो कि इस बंदे का आधार कार्ड नंबर ये है, इसके नाम पे ये लैंड्स रिकॉर्डेड हैं, तो डिस्प्यूट्स कम हो जाएंगी। रिड्यूस्ड लिटिगेशन का पॉइंट ये है, अभी देखो लैंड के ऊपर ना बहुत सारे विवाद हो जाते हैं, इवन परिवार में ही विवाद हो जाते हैं। लैंड एक ऐसी चीज़ है जिसको लेके परिवार में टूट आ जाती है, ये ज़मीन किसके नाम पे है। फिर पुराने रिकॉर्ड्स को खोजा जाता है कि वास्तव में कितनी ज़मीन इसके नाम पे है, बाउंड्री कहाँ पे है ज़मीन की। लैंड में जो पड़ोसी होते हैं, मान लीजिए इतनी ज़मीन ए पर्सन के नाम पे है, इतनी ज़मीन बी पर्सन के नाम पे है, तो बाउंड्री को लेके विवाद हो जाते हैं कि असल में बाउंड्री ये नहीं है, मेरे पास ज़्यादा ज़मीन आएगी। तो अनेकों लैंड डिस्प्यूट्स कोर्ट में सामने आते हैं। अगर देखो लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटाइज होंगे ना, तो इस प्रकार के डिस्प्यूट्स सामने आने बहुत कम हो जाएंगे। जुडिशरी का जो इंपॉर्टेंट टाइम है वो बचेगा। तीसरे नंबर पे प्रमोशन ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। अब देखो पूरे लैंड रिकॉर्ड्स अगर डिजिटाइज रहेंगे, सरकार भी आसानी से डिसीजन ले सकती है कि कहाँ पे कौन से जगह पर इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा आना चाहिए, कौन सी ज़मीन बिल्कुल सही है इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए। रोड अगर बनाना है, कुछ लैंड एक्वायर करना है, तो भी सरकार को काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। विद इन क्लिक्स पता लग जाएगा कि कौन सी ज़मीन किसके पास में है, ज़मीन का एक्विजिशन आसान हो जाएगा। तो इससे डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का प्रमोशन होगा और इक्विटी भी आएगी। मतलब इक्विटी का मतलब है असमानताएं कम होंगी। हालांकि ये पॉइंट जो है थोड़ा आइडियल पॉइंट है। पॉइंट ये है, जब देखो लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटाइज होंगे तो पता लग जाएगा किसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, तो फिर लैंड रिफॉर्म्स लाना और भी आसान हो जाएगा। इवन जो भूमि अनुपजाऊ है उसके बारे में सरकार अच्छे से प्लानिंग कर सकती है कि इस लैंड के एरिया को हमें रिक्लेम करना है, अनुपजाऊ से उपजाऊ बनाना है, यानी फर्टाइल बनाना है, तो इक्विटी आएगी। मतलब लैंड के मामले में असमानताएं कम होंगी। लेकिन देखो कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या हैं, एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है। तो चैलेंज देखो सबसे पहला है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग स्टेट्स। चैलेंजेस डिस्कस करने से पहले ना एक बार मैं आपको ये जो प्रोग्राम है ना 2016 का, इसके बारे में बेसिक पॉइंट्स बता देता हूं, कैसे लैंड्स को डिजिटाइज किया जा रहा है। ये देखो की फीचर्स क्या हैं DIL RMP के। सबसे पहला पॉइंट, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे देखो हमारे देश में हर एक पर्सन का एक यूनिक आधार कार्ड नंबर है, उसी प्रकार से हमारे देश में जितने भी लैंड के टुकड़े हैं ना, जितने भी लैंड पार्सल हैं, उनका 14 अंकों का एक नंबर है। आप कह सकते हो लैंड के टुकड़े का आधार नंबर है ULPIN, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। इस नंबर की सहायता से पता लग जाएगा लैंड कहाँ का है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। मतलब बिल्कुल पिन पॉइंट किया जा सकता है ULIP की सहायता से कि ये लैंड एग्जैक्टली स्पेसिफिकली कहाँ पे मौजूद है, बिल्कुल कोऑर्डिनेट्स के साथ में। नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम NGDRS। पहले एक प्रॉब्लम ये हुआ करती थी, जैसे हरियाणा में लैंड का रजिस्ट्रेशन अलग तरीके से होता है, पंजाब में अलग तरीके से होता है, डॉक्यूमेंट में अलग अलग चीज़ों की आवश्यकता होती है, केरला में अलग ढंग से। लेकिन इस प्रोग्राम का एक फीचर ये है कि लैंड का अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है किसी को भी, पूरा स्टैंडर्डाइज हो जाएगा फॉर्मेट का स्टैंडर्डाइज होना मतलब जैसे पहले पेज पे लैंड की इंफॉर्मेशन होगी, दूसरे पेज पे बेच कौन रहा है, तीसरे पेज पे खरीद कौन रहा है, सबके आधार कार्ड, पैन कार्ड। मतलब इस प्रकार से पूरा जो लैंड रजिस्ट्रेशन का सिस्टम है वो स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। नेक्स्ट, 22 भाषाओं में, 8वें शेड्यूल में जो 22 भाषाएं आती है ना, उनमें लैंड रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट जो है ना उसे ट्रांसलेट किया जा सकता है। ऐसा प्रोग्राम का फीचर है DIL RMP का। सबसे लास्ट में इनहेंस्ड सर्विसेज। ये प्रोग्राम जो है और भी काफ़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कास्ट, इनकम, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू करना,
ऑनलाइन एक्सेस टू क्रॉप प्रोफाइल, क्रॉप इंश्योरेंस, ई लिंकेज टू क्रेडिट फैसिलिटीज, ये सारी एक्सटेंडेड सर्विसेज भी DIL RMP प्रोग्राम के तहत एक्सेस की जा सकती हैं। अब एक बार आते हैं चैलेंजेस की तरफ। पहला चैलेंज ये है, प्रोग्राम तो अच्छा है लेकिन विभिन्न स्टेट्स अभी भी आपस में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, इनसफिशिएंट रिसोर्स एंड कैपेसिटी। प्रोग्राम सरकार ने चला दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसोर्सेज इतने ज्यादा एलोकेट नहीं किए हैं, स्टाफ की दिक्कत है, इक्विपमेंट्स की दिक्कत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है अलग अलग लेवल्स पे। नेक्स्ट, अवेयरनेस नहीं है अभी इस प्रोग्राम के बारे में। इस प्रोग्राम को सफल बनाना है तो अवेयरनेस होनी चाहिए लैंड के मालिकों में, बायर्स में, जो बिचौलिए हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, उनमें हर एक लेवल पे अवेयरनेस आएगी, तभी जो ये प्रोग्राम है वो सफल साबित होगा। अब बारी आती है क्या करना चाहिए। सबसे पहले अलग अलग राज्यों में जो लैंड लॉज या पॉलिसीज हैं उनको सेम बनाओ। अभी दिक्कत एक ये भी है, अलग अलग राज्यों में लैंड की पॉलिसीज अलग अलग हैं, लैंड के कानून अलग अलग हैं, क्योंकि लैंड एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो पहला काम ये करो, हार्मोनाइज करो, सिमिलर लैंड लॉज और पॉलिसीज होने चाहिए अलग अलग राज्यों में। दूसरे नंबर पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स अपना अपना एक्सपीरियंस, अपनी अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करें चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए। नेक्स्ट, अगर देखो कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा सेंटर और स्टेट्स के बीच में, ज्यादा अच्छे से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की जा सकती है, ज्यादा ग्रोथ इंश्योर की जा सकती है। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर की जाए, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए उन लोगों के अगेंस्ट जो सिस्टम को मैनिपुलेट करते हैं, ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए, रिसोर्स कैसे मोबिलाइज किए जा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर की हेल्प ली जा सकती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, अवेयरनेस फैलाई जाए, मार्जिनल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो हैं उनको बताया जाए इस प्रोग्राम के बारे में, सरकार एक्टिवली इन्वॉल्व हो, जिन लोगों के कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम चलाए जाएं। तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया लैंड डिजिटाइजेशन से संबंधित। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल शशि थरूर का है। गजा इशू पे इंडिया का जो स्टैंड है वो ऊपर नीचे हो रहा है। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो शुरुआत में ना थोड़ा बैकग्राउंड बताया जाता है। 200 साल तक ब्रिटिशर्स ने देश पर रूल किया और जब देश को आज़ादी मिली ना तो इंडिया के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी थी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी। यानी 200 साल बाद आज़ादी मिली है तो अब इंडिया अपने डिसीजन खुद लेना चाहता है और ये चीज़ दिखी NAM में, नॉन अलाइन मूवमेंट में। ना तो इंडिया USA के ग्रुप में शामिल हुआ, ना ही पूरी तरह से USSR के ग्रुप में शामिल हुआ, क्योंकि इंडिया को यह लगता था किसी ग्रुप में शामिल हो गए फिर हमारे डिसीजन कोई और लेगा, जबकि इंडिया अपने डिसीजन खुद लेना चाहता था। वैसे देखो ये इंडिया की ना ऑफिशियल अप्रोच थी, जबकि एक्शंस में काफी बार इंडिया ना वेस्ट के अगेंस्ट खड़ा दिखाई देता था और USSR के साथ खड़ा दिखाई देता था। बाद में तो ये चीज और भी ज्यादा स्पष्ट सामने आई जब 1971 में फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई USSR के साथ। और पैलेस्टीन इशू की बात करें, पैलेस्टीन इजराइल इशू की, 1947 में जब पार्टीशन किया गया था ना UN के द्वारा इजराइल और पैलेस्टीन का, तो इंडिया ने इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट किया था, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया में भी पार्टीशन हुआ था। इंडिया को यह लगता था कि यार पार्टीशन ब्रिटिशर्स की वजह से हुआ है और इसमें इतने सारे निर्दोष लोग मारे गए हैं और पूरे भारत के दिल को चीर कर दिया है पार्टीशन करके। तो इंडिया ने इजराइल पैलेस्टीन के पार्टीशन का विरोध किया था। इंडिया ये चाहता था जैसे इंडिया में सभी धर्मों के लोग मिलजुल के रहते हैं, वैसे ही इजराइल पैलेस्टीन का पार्टीशन ना हो, दोनों एक ही देश बने रहें जिसमें जूज और अरब्स मिल के रहें शांति से, जैसे इंडिया में सभी धर्मों के लोग मिल के रहते हैं। हालांकि इंडिया के वोट का कोई असर नहीं हुआ। फाइनली UN ने 2 स्टेट्स बना दिए, एक इजराइल दूसरा पैलेस्टीन। लेकिन जब इजराइल बन गया तो इंडिया ने इजराइल को एक्सटेंड कर दिया। हालांकि कॉन्सुलर लेवल पे रिलेशंस रखे सिर्फ इजराइल के साथ 40 सालों तक, और 1990s के शुरुआत में आके 1992 में फाइनली इजराइल के साथ एम्बेसडर लेवल पे रिलेशंस एस्टैब्लिश किए गए। शुरुआत में इजराइल को रिकॉग्नाइज तो कर लिया था लेकिन रिलेशंस बिल्कुल लो लेवल पे रखे। दूसरी तरफ पैलेस्टीन की बात करें, 1974 में इंडिया पहला नॉन अरब कंट्री बना जिसने पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO को रिकॉग्नाइज किया, और 1988 में पैलेस्टीन स्टेट को रिकॉग्नाइज किया गया इंडिया के द्वारा। लेकिन देखो बाद में धीरे धीरे ना इजराइल के साथ रिलेशंस ठीक होने स्टार्ट हुए, क्योंकि इंडिया जहां पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड
टेररिज्म से ग्रस्त था और इजराइल भी दूसरी तरफ टेररिज्म से ग्रस्त था। दोनों देशों को लगा कि हाँ, टेररिज्म के मुद्दे पर हम दोनों आपस में कोऑपरेट कर सकते हैं, सिक्योरिटी कोऑपरेशन, इंटेलिजेंस कोऑपरेशन और अच्छे से हो सकता है। तो इन चीज़ों ने ना दोनों को नेचुरल एलाय बना दिया। दोनों सेम प्रॉब्लम से जूझ रहे थे तो दोनों के बीच में कोऑपरेशन बढ़ता गया। लेकिन चूंकि इंडिया में मुस्लिम पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है तो पैलेस्टीन का काज भी इंडिया ने नहीं छोड़ा। जब देखो पैलेस्टीन में यासिर अराफात ने बंदूक को छोड़ा ना ताकि कन्फ्लिक्ट का पीसफुल रेजोल्यूशन निकाला जा सके, तो इंडिया ने हाथों हाथ 2 स्टेट सॉल्यूशन को तवज्जो दी कि हाँ, दोनों स्टेट मिलकर रहें डिग्निफाइड ढंग से इंटरनेशनल बॉर्डर्स के साथ में। आज के समय में इंडिया उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिन्होंने दोनों जगह पे अपनी एम्बेसी को मेंटेन करके रखा है, एक तेल अवीव में और दूसरा रामल्ला में। इजराइल और इंडिया के बीच में कोऑपरेशन आज के समय में काफ़ी ज़्यादा होता है। डिफेंस इक्विपमेंट्स में इंटेलिजेंस कोऑपरेशन 1999 कारगिल वार के दौरान इजराइल ने इंडिया की मदद की थी। और देखो एक चीज़, मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने इजराइल विजिट किया, और बीजेपी जो है ना वो इजराइल को थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करती है। वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। कांग्रेस जो है वो पैलेस्टीन को थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करती है। वोट बैंक की पॉलिटिक्स है दोनों केसेस में। मतलब किस प्रकार का वोट बैंक कांग्रेस का है, किस प्रकार का वोट बैंक बीजेपी का है। जैसे अभी एग्जांपल देते हैं राइटर, इजराइल के खिलाफ हमला हुआ ना 7 अक्टूबर को, तो प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के पक्ष में एक ट्वीट किया। बीजेपी सपोर्टर्स ने उस ट्वीट को बहुत रीट्वीट किया, उसका स्क्रीनशॉट बहुत शेयर हुआ। अक्सर आप देखोगे बीजेपी के सपोर्टर्स इजराइल के साथ आपको ज़्यादा खड़े मिलेंगे, और दूसरी तरफ ज़्यादा मुस्लिम्स हमारे देश में कांग्रेस को वोट देते हैं, तो कांग्रेस अपने वोट बैंक को देखते हुए पैलेस्टीन के काज का ज़्यादा समर्थन करती है, और इजराइल को सपोर्ट कांग्रेस की सरकार के दौरान थोड़ा कम था। मतलब चोरी छुपे कोऑपरेशन चलता था, लेकिन खुलेआम कांग्रेस की सरकार कतराती थी ताकि देश में जो मुस्लिम्स हैं वो नाराज ना हो जाएं और हमारा वोट बैंक ना चला जाए। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो कुछ दिनों पहले जब यूएन जनरल असेंबली में कुछ दिनों पहले रेजोल्यूशन आया था ना सीज फायर करने के लिए, तो इंडिया ने उस रेजोल्यूशन के दौरान एब्सटेन किया था। जबकि फ्रांस जैसे देशों ने, जो इजराइल के नेचुरल एलाई हैं, क्लोज एलाई हैं, उन्होंने उस रेजोल्यूशन का समर्थन किया था कि हाँ सीज फायर साइन होना चाहिए। इंडिया ने कहा था कि अभी नहीं होना चाहिए। समझ गए? इंडिया ने रीजन भी दिया था कि उस रेजोल्यूशन में हमास का जिक्र नहीं था। तो कुछ देशों को अजीब लगा था कि इंडिया जो हमेशा से 2 स्टेट सॉल्यूशन की वकालत करता आया है काफी समय से, वो पूरी तरह से इजराइल के पक्ष में खड़ा है आज और पैलेस्टीन को भूल गया है। लेकिन अब हालात चेंज हो गए, अब काफी दिन हो गए, अब गजा में बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं, उनमें से काफी निर्दोष भी हैं, और इजराइल ने बहुत बड़ा ऑपरेशन गजा में चलाया, काफी लोग डिस्प्लेस भी हुए हैं, बमबारी लगातार की जा रही है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अब बढ़ गए हैं गजा में। तो फिर से यूएन जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन आया कि सीज फायर साइन होना चाहिए जल्द से जल्द। इस बार इंडिया ने उस रेजोल्यूशन के पक्ष में वोट दिया, तो इंडिया ने बोला कि हां अब सीज फायर होना चाहिए, बहुत टाइम अब हो चुका है। तो ना राइटर कहते हैं एक प्रकार से ना अब सीज फायर के पक्ष में वोट देके यूएन जनरल असेंबली में सरकार ने ना एक प्रकार से बैलेंस स्टैब्लिश करने की कोशिश की है कि पहले आपने इजराइल का सपोर्ट कर दिया जब इजराइल के ऊपर हमला हुआ था, अब काफी टाइम हो गए, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बहुत बड़े हो गए हैं गजा में, मुस्लिम वर्ल्ड पूरी तरह से पुरजोर ढंग से कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द सीज फायर साइन हो। इवन यूएस भी आइसोलेट हो रहा है। सिर्फ 10 देशों ने इस रेजोल्यूशन का विरोध किया कि सीज फायर साइन नहीं होना चाहिए। बाकी ज्यादातर देशों ने 153 देशों ने 150 से ज्यादा देशों ने समर्थन किया कि सीज फायर साइन करो जल्दी से जल्दी। कुछ देशों ने एब्सटेन किया, और इंडिया भी अब उन देशों में शामिल हो गया जिन्होंने सीज फायर का समर्थन किया है। तो इंडिया ने एक प्रकार से ना बैलेंस स्टैब्लिश करने की कोशिश की है। राइटर ये कह रहे हैं कि इजराइल पैलेस्टीन इश्यू पे जो इंडिया का स्टैंड है ना वो थोड़ा ऊपर नीचे होता है। खास करके प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में इंडिया इजराइल के पक्ष में वैसे तो ज्यादा खड़ा दिखाई देता है, लेकिन कुछ चीजों पे इंडिया ने कंटिन्यूटी भी मेंटेन की है। जैसे 2 स्टेट्स सॉल्यूशन की वकालत अभी भी इंडिया करता है, और पैलेस्टीन को इंडिया पूरी तरह से भूला नहीं है। तो मतलब थोड़ा सा चेंज है, इजराइल के पक्ष में ज्यादा खड़ा दिखाई देता है, तो पैलेस्टीन के काज को लेके भी कंटिन्यूटी है। ये इंडिया की पॉलिसी है आज के समय
इजराइल और पैलेस्टीन इशू पे। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। लास्ट में क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चंस ये दोनों आपको अटेम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस से संबंधित है। क्या क्राइटेरिया चेंज होना चाहिए? दोनों पक्ष में आपको आर्गुमेंट्स देने हैं। पक्ष में भी और विपक्ष में भी क्राइटेरिया चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए किसी भी राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने के लिए। दूसरा, लैंड डिजिटाइजेशन से संबंधित है। क्या रैशनल है लैंड डिजिटाइजेशन का, क्या ऑब्स्टेकल्स हैं, सब कुछ आपको डिस्कस करना है। दोनों क्वेश्चंस का आंसर देना है 250 वर्ड्स में। दोनों 15-15 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। pwonlyas.com पे जाके आप इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कैसी लगी डिस्कशन आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अभी की डिस्कशन में इतना ही है। कल मिलते हैं एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।